तो दोस्तों आज हम शुरुआत कर रहे हैं सुपर कमांडो ध्रुव सीरीज की। ये सीरीज राज कॉमिक्स द्वारा लिखी गई थी। नागराज की सफलता के बाद में ये दूसरी सुपर हीरो की सीरीज स्टार्ट हुई थी। राज कॉमिक्स के काफ़ी सारे जो सीरीज हैं सफलतापूर्वक चली गई है, उसमें से नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव बेहद सक्सेसफुल थी। तो आज हम देखेंगे इस सीरीज के पहले चैप्टर में, जिसमें सुपर कमांडो ध्रुव कहाँ से आया, कैसे उसका जन्म हुआ, उनके साथ क्या ट्रेजेडी हुई और किस तरह उन्होंने अपराध को खत्म करने के लिए प्रतिज्ञा ली। ये चैप्टर शुरू हो रहा है वर्तमान में, जहाँ से ये पीछे ले जाएंगे हमें सुपर कमांडो ध्रुव की पूरी स्टोरी के साथ। ये कहानी उस युवक की कहानी है जिसने समाज के अपराध को पूर्ण का खात्मा करने का बीड़ा उठाया है। ये बीड़ा उठाने वाला हाथ है उस किशोर का जो आसमान में चमक रहे ध्रुव तारे के समान अपराध खत्म करने की अपनी प्रतिज्ञा पर अटल है। इसका नाम है सुपर कमांडो ध्रुव। तो राजनगर का बंदरगाह, देखिए राजनगर जो है एक सिमिलर टू मुंबई शहर का लिया गया है, जिसमें वहाँ के पोर्ट पे कुछ हलचल हो रही है, जिसमें एक आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, वो जा रहा है अपने स्टीमर के पास। वो डरा हुआ है कि कहीं वो लूट न जाए। तो जैसे ही बढ़ता है, पीछे से 3 लोग आते हैं, उसको रोक लेते हैं, उसकी गर्दन पे चाकू रख देते हैं और कहते हैं कि चिल्लाना मत, स्टीमर लूट किया तो कोई बात नहीं, लेकिन जान चली गई तो नहीं मिलेगी। तभी बिजली की रफ्तार से उड़ता हुआ एक पक्षी आता है, एक कैरेक्टर जिसमें हमें दिख रहा है येलो टी शर्ट में। वो उसे कुछ कहता है और 30 सेकंड के अंदर अंदर मोटरसाइकिल की आवाज़ कानों में गूंजने लगती है उन तीनों बदमाशों की। तीनों तेजी से भागने लगते हैं, लेकिन भागते भागते वही येलो टी शर्ट वाला आदमी उनके सामने खड़े हो जाता है और पीटने लगता है उन्हें। किसी को घूसा मारता है, किसी को लात मारता है और वो बुजुर्ग आदमी को बचा लेता है। वो कहता है, बेटे तुम्हें कैसे पता चला कि सुनसान जगह पे मुझे गुंडे लूट रहे हैं? मुझे चिड़िया ने बताया। अब चिड़िया से बात करना नॉर्मल आदमी के लिए तो संभव है नहीं, तो वो बुजुर्ग आदमी भी सोच में पड़ जाता है। तो ये जो व्यक्ति था वही था सुपर कमांडो ध्रुव, अपराध के खिलाफ एक अकेले व्यक्ति की जंग का एक छोटा सा हिस्सा। यहाँ पे आप देखेंगे कि वो किस तरह डिफरेंट सिनेरियो में पक्षियों से बात कर रहा है, जो उसके खबरी हैं, बदमाशों को मार रहा है, लोगों को बचा रहा है। अब यहाँ पे एक कैरेक्टर का नाम आया है आईजी राजन, जो हमें जिनकी डिटेल आगे पता चलेगी कि ये आईजी राजन कौन है। अब कहानी चलती है बैक फ्लैश में। कहानी शुरुआत होती है जुपिटर सर्कस से। अब सर्कस दोस्तों एक जगह तो हुआ नहीं करते थे, तो सर्कस घूम घूम के कई शहरों में अपना ठिकाना लगाते थे और लोगों का मनोरंजन करते थे। वहाँ पे सर्कस में कई तरह के खेल दिखाए जाते थे, जैसे ब्लाइंड फोल्डेड लड़की को चाकू मारना, उसे बचाना, शेरों का खेल दिखाना, बंदूक चलाना, निशाना लगाना, गाड़ियाँ चलाना, ताकत का शो, ये सारे शोज हुआ करते थे सर्कस में। इसी तरह एक शो हुआ करता था टारपीजो, जो आपने अगर बचपन में देखा हो सर्कस में किसी। तो 2 कैरेक्टर थे जो उस सर्कस के ये टॉप परफॉर्मर थे, जो इस खेल को दिखाया करते थे। एक का नाम था राधा और एक का नाम था श्याम। दोनों काफ़ी समय से ये शो दिखा रहे थे और उनमें काफ़ी अच्छी दोस्ती भी थी। एक दिन शो दिखाते दिखाते श्याम राधा जी से कहना चाहते हैं, कहते कहते वो अटक रहे हैं, लेकिन आखिरी में कह जाते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब राधा भी उन्हें पसंद करती थी, दोनों डिसाइड करते हैं शादी करने का। शादी होती है, 1 साल बाद एक हष्ट-पुष्ट पुत्र को जन्म दिया जाता है। उसकी काफ़ी चमकीली आंखें होती है। तो आंखें चमकीली है इस वजह से जो श्याम है वो उस बच्चे का नाम रखते हैं ध्रुव। तो ध्रुव एक तारे का नाम है, जैसा कि आप जानते हैं। अब जब बच्चा होता है वो उसी सर्कस के माहौल में बड़ा होता है, उसकी सारे जानवरों से दोस्ती हो जाती है, सभी उसे प्यार करते हैं। उस सर्कस के मालिक रहते हैं मालिक जेकब, वो भी ध्रुव को बड़ा प्यार करते थे। दूसरे भी जानवर उनको बहुत प्यार करते थे। बड़े होते होते वो सारी चीज़ें सीखने लगते हैं, सारे खेलों में पारंगत हो जाते हैं, उनका निशाना भी काफ़ी अच्छा होता है और जानवरों से उनकी स्पेशली काफ़ी अच्छी दोस्ती होती है। जानवर उनकी बात भी मानते हैं। किसी पे झूलना हुआ या तेज मोटरसाइकिल चलाते हुए कलाबाजियाँ दिखाना हुआ या मार्शल आर्ट का खेल हुआ, सभी में ध्रुव की एक परफेक्टिज्म बन जाता है।
अब जेकब का जो सर्कस था वो तो काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन बाकी सारे सर्कस में राइवलरी होती ही है और उनका सर्कस दूसरे लोगों का जो अच्छा नहीं चल रहा था, वो काफ़ी परेशान थे। इसका एक कारण तो ये था कि वो जानवरों और अपने स्टाफ से अच्छे से प्रेम से नहीं रहते थे। उनको समय पे कंपनसेशन या जानवरों को खाना टाइम पे नहीं दिया जाता था। वो पैसे बचाने के लिए भूखा भी रखते थे अपने जानवरों को। काफ़ी टाइम अपने जो स्टाफ से उससे मारा-पीटी भी किया करते थे, उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। कभी किसी से कोई गलती हो जाए, तो वो शेर तक को उस स्टाफ को खिलाने में संकोच नहीं करता था। फिर भी उसकी मुसीबतें बढ़ती ही जा रही थी, कलेक्शन हो नहीं रहा था, लोग आ नहीं रहे थे। यहाँ तक कि सर्कस चलाने तक के पैसे या जानवरों का चारा खरीदने के पैसे उनके पास नहीं आ रहे थे। इस सर्कस का नाम था ग्लोब सर्कस। उनके सर्कस में जो लोग आते थे वो खुद कहते थे कि बड़ा बकवास शो था और जो जुपिटर सर्कस है वो बेस्ट है, अगली बार हम जुपिटर में जाएंगे। इसीलिए वो जुपिटर सर्कस को कुछ ज़्यादा ही नफरत करता था। अब बॉस बड़ा परेशान है, वो अपने शागिर्दों को कहता है कि अगर जुपिटर सर्कस इतनी ज़्यादा चलता रहा तो हम खत्म हो जाएंगे। तो इससे पहले कि हम खत्म हो, हमें जुपिटर सर्कस को ही खत्म कर देना चाहिए और वो कुछ प्लानिंग करने लगते हैं। तो वो एक आदमी को भेजते हैं रात के समय, जहाँ जुपिटर सर्कस तंबू गड़ा हुआ था। वो आदमी जाता है और वहाँ पर पेट्रोल छिड़कने लगता है। कुछ लोग जो देख लेते हैं पेट्रोल छिड़कता हुआ उसे, या पेट्रोल की उन्हें गंध आ जाती है, उसे वो मार भी देता है। अंदर की तरफ जाता है वो, वहाँ भी पेट्रोल छिड़कने की कोशिश करता है, लेकिन शाम जो उस वक्त प्रैक्टिस कर रहा होता है वो उसे देख लेता है। जैसे ही वो व्यक्ति जुबिस को आग लगाने की कोशिश करता है, शाम उसकी तरफ बढ़ता है और सब जगह चिल्ला चिल्ला के बता देता है कि भागो भागो, आग लग गई है। लेकिन शाम सेबिस्को को पीछे से लात मारता है। अंदर ध्रुव कपड़े बदलने जा रहा था, लेकिन वो भी देख लेता है। वो भी तेजी से भाग के बाहर आता है और देखता है कि जुबिस्को शाम को मार रहा है। सेबिस्को शाम को उठा के उस आग के हवाले कर देता है। शाम चिल्लाता है। सुपर कमांडो ध्रुव की आंखों में जेबिस्को का चेहरा बस जाता है। जेबिस्को अपना काम करके निकल जाता है। ध्रुव भी मोटरसाइकिल से उसकी तरफ पीछे जाता है, उसका पीछा करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़ी दुखद घटना है कि उस सर्कस में काफ़ी सारे जो व्यक्ति काम करते थे या जानवर थे वो आग के हवाले जाते हैं, वो मर जाते हैं। लेकिन ध्रुव उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ रहा है। जेबिस्को को दिखता है कि ध्रुव उनका पीछा कर रहा है। वो आपस में बात करते हैं कि इससे कैसे निपटा जाए। जेबिस्को का साथी जो होता है बॉन्ड, वो ध्रुव की तरफ पिस्तौल निकाल के हमला करता है। इसमें ध्रुव की गाड़ी के टायर में गोली लगती है और ध्रुव गिर जाता है। तो बेचारा असहाय सा चुपचाप जमीन पे पड़ा पड़ा उनको भागते हुए देखता है। तभी उसे याद आती है कि जुपिटर सर्कस में तो आग लगी होती है। तो वो पीछे भाग के जुपिटर सर्कस में जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पे तो सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ जल चुका है, सारे लोग मर चुके हैं, वो सिर्फ अकेला रह गया है। लेकिन उसकी आंखों में आंसू के साथ साथ गुस्सा भी मन के अंदर बढ़ते जा रहा था और उस राख को, जली हुई राख को उठा के कसम खाता है कि उन खूंखार दरिंदों को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, कभी नहीं छोड़ूंगा। ये प्रतिज्ञा लेता है। ये ध्रुव की प्रतिज्ञा है और ध्रुव अपनी बात पे अटल रहता है। दूसरी तरफ ग्लोब सर्कस में खुशी मनाने का टाइम था। तो उनके बॉस थे, वो जेबिस्को के काम से खुश होते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा हुआ किसी ने तुमको देखा तो नहीं, सारा काम ठीक से खत्म हो गया। लेकिन जेबिस्को कहता है कि सारे लोग मर गए लेकिन ध्रुव रह गया और ध्रुव ने हमें देख भी लिया है। बॉस थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है, लेकिन जेबिस्को कहता है कि आप चिंता मत कीजिए बॉस। जेबिस्को कुछ कहे उसके पहले ही बॉस उसे चुप करा देते हैं। कहते हैं कि उसका नाम ध्रुव है, तुम जैसे 2-3 को एक साथ संभाल सकता है। बॉस कुछ गार्ड्स को बुलाता है और कहता है कि सर्कस के चारों तरफ बड़ा पहरा लगा दो, उनका शेर चीते आदमी सब तैयार कर दो, और जो भी यहाँ पे आता है उसे गोली मार दो। इधर ध्रुव जेबिस्को को पहचान गया था, इसलिए वो जाता है ग्लोब सर्कस के वहाँ पे। पहले रेकी करता है कि कौन कहाँ पे तैनात है, कितने सिक्योरिटी, कितने गार्ड है। नीचे से वो जा नहीं सकता था, ऊपर अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए वो एक पाइप के ऊपर या रस्सी के ऊपर चलते हुए ऊपर से मेन तंबू के ऊपर पहुंच जाता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वहाँ पे लगे हुए एक बिजली के तार को वो काट के नीचे गिरा देता है
और बिजली का तार जैसे ही नीचे गिरता है, चूँकि वहाँ पे बारिश हुई थी, तो वो उस पानी में करंट फैल जाता है और जितने लोग वहाँ पर होते हैं, जानवर होते हैं खूंखार, वो सारे उस करंट की वजह से मर जाते हैं या बेहोश हो जाते हैं। बिजली चली जाती है, अंदर घबराहट फैलती है। बॉस पूछता है जेबिस्को से कि क्या हुआ, केबल टूट गया? तभी सुपर कमांडो ध्रुव की आवाज़ गूंजती है और कहता है, इसे मैंने तोड़ा है। सभी चौंक कर ऊपर देखते हैं तो ऊपर ध्रुव खड़ा होता है। ध्रुव अपने काम पे लग जाता है। पहले तो जेबिस्को की अच्छे से पिटाई करता है। बॉस, गार्ड गार्ड चिल्लाता है, लेकिन कोई नहीं आता। सुपर कमांडो ध्रुव से एक थप्पड़ रसीद करता है और कहता है, मैंने उन सभी को बिजली के झटके दे दिए हैं। लेकिन ध्रुव उस बॉस के जाल में फंस जाता है और ध्रुव को रस्सी के सहारे ऊपर टांग दिया जाता है और एक शेर को बुलाया जाता है जिसका नाम है शैतान। अब बॉस कहता है कि ये शेर का नाम शैतान है, इसे 3 दिन में एक बार खाना दिया जाता है, ये काफ़ी भूखा है। शेर बढ़ता है सुपर कमांडो ध्रुव की तरफ खाने के लिए, लेकिन आपस में कुछ बात होती है, कुछ इशारे होते हैं। जैसे हमने पहले बताया है कि सुपर कमांडो ध्रुव के पास शक्ति है जिसमें वो जानवरों से या पक्षियों से कम्युनिकेट कर सकता है। उस शेर को अपना दोस्त बना लेता है। उस शेर रस्सी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। जैसे ही सुपर कमांडो ध्रुव रस्सी से छूटता है, वो टूट पड़ता है अपने दुश्मनों पे। एक एक करके तीनों को ठिकाना लगा देता है। पीछे से जब ध्रुव को पकड़ा जाता है, वो अपने साथी उस शेर को प्यार से आवाज़ देता है, हेल्प के लिए कहता है, और वो शेर जिसका नाम शैतान था, जेबिस्को पर टूट पड़ता है और उसे वो ख़त्म कर देता है। ध्रुव उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन बॉस पीछे हटने की कोशिश करता है। पीछे हटते हटते वो उस जगह चले जाता है जहाँ पे अभी भी करंट बह रहा था गीले पानी की वजह से। उसका पाँव गीली ज़मीन पे पड़ता है और वो भी करंट की वजह से ज़मीन पे गिर जाता है। तो इस तरह ध्रुव का प्रतिशोध पूरा हो चुका था। जिसने उसके माता पिता, जिसने उसके परिवार, जिसने उसके साथियों का और जानवरों की जान ली थी। अगले दिन ध्रुव जाता है आईजी साहब से मिलने के लिए। आईजी साहब का नाम है श्री राजन मेहरा। राजन मेहरा को सारे सबूत सौंपता है। वो अपनी तरफ से क्रॉस चेक कराते हैं और कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही सबूत लाए हो। उन खाली कनस्तरों पे जो पेट्रोल के द्वारा, जिसके द्वारा सर्कस चलाया गया था, उन सभी पे जेबिस्को की उंगलियों के निशान थे। अब वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली आपका सर्कस भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन जेकब साहब ने सर्कस का दुर्घटना बीमा कराया था तुम्हारे नाम से और उसके 50 लाख तुम्हें मिलते हैं। तुम इतने पैसों का क्या करोगे? ध्रुव के मन में अपराध के प्रति गुस्सा पनप गया था। वो सारी दुनिया से अपराध खत्म करना चाहता था। ध्रुव कहता है, इस दुनिया में अपराध का खात्मा मैंने जुपिटर सर्कस की जलती चिता पर कसम खाई है। मैं इस संसार से अपराध का नाम मिटा दूंगा। आईजी साहब कहते हैं, वाह बेटे वाह, मुझे पूरा यकीन है कि इस काम में भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। तो आईजी साहब निकल पड़ते हैं ध्रुव को कार में लेके। वो किसी परिवार के पास उनको ले जा रहे हैं कि तुम कहाँ रहोगे? चलो, मैं एक सज्जन को जानता हूँ जिनकी सिर्फ एक बेटी है जिसका नाम है श्वेता। उन्हें ठीक तुम्हारे जैसे बहादुर बेटे की इच्छा थी। मैंने उनको फ़ोन कर दिया है, परिवार वाले तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ये रहा उनका घर। वो घर पहुंच जाते हैं, अंदर जाते हैं। ध्रुव घबराया हुआ है कि क्या पता उन्हें मैं पसंद आऊँगा या नहीं आऊँगा, आपने उनका नाम तो मुझे बताया ही नहीं। तो आईजी साहब कहते हैं, तुम घबराओ मत, जहाँ तक उनके नाम की बात है, उनका नाम है राजन मेहरा। ध्रुव चौंकता है, ये तो आपका ही नाम है। अंदर जाता है, वहाँ से एक महिला निकलती हैं, तो आईजी साहब की बीवी है। उनकी एक बेटी निकलती है जिसका नाम है श्वेता। तो आईजी साहब ध्रुव को अपने ही घर पे ले आते हैं, उसे एक दत्तक पुत्र बना के रखते हैं। ध्रुव को भी घर मिल जाता है। दोस्तों, ये कहानी एक शॉर्ट स्टोरी थी ध्रुव के जन्म की। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से वो अपराध के खात्मे के लिए निकल पड़ता है, कहाँ तक सक्सेसफुल होता है, कौन कौन उसका साथ देता है, कौन उसे मिलता है। ये सारी कहानियाँ हम आगे की चैप्टर्स में पढ़ेंगे। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक यू।